वाली क्लास जो है ना आज ही मिस हो गई। अच्छा जी, मैं तो शायद पीपीएससी का नया चेयरमैन अपॉइंट हो गया। आपको खबर मिल गई होगी, आप सीरियस हो गए थोड़ा सा। नहीं नहीं सर, रात को पढ़ते हैं इस क्लास के बाद ना, सर हम चले रात को गए लेट तो सोते पहुंच हैं। लगाया सर। हाँ, फौजी को भी लगाते हैं, पहले भी फौजी था। तो वो तो काम नहीं करने देगा, क्या कहते हैं। बस ऐसे ही है यार, जहाँ पे जिसका दाल लगा है उसने लगाया। होप सो हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। लेकिन अब हमारे पास ये है कि सिर्फ रमजान का टाइम है। रमजान के फौरन बाद जो है ना, बड़ी वसी पैमाने में स्क्रीनिंग शुरू होगी रिटन टेस्ट की। बस ये रमजान के ही आप माइंड में रखें, तो रमजान के फौरन बाद शुरू हो जाएंगे पेपर। तो हमारे आते आते हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन है बस यही है कि तकरीबन हमारे पास महीना का है। अच्छा जी, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, और इंशाल्लाह आज हम जो है ना, जो चीदा चीदा कुछ मजीद टर्म्स रहती हैं उनको क्लियर करके आज हम अपना फोकस जो है इंशाल्लाह थ्री एफ ऑटोमेटा और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पे शिफ्ट करेंगे। तो देखते हैं जी। हम कल मैंने बताया था कि कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग है, री इंजीनियरिंग है, और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है। ये तीन टर्म्स है। ये मतलब काफी नॉन सी है, हो सकता है इनके बारे में पूछ लिया जाए। तो इनको इंशाल्लाह डिस्कस करके और फिर इंशाल्लाह थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के इंट्रोडक्शन पे शिफ्ट हों। तो ये चीजें सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में आती हैं, जो जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं। तो पहले हम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को देखते हैं कि होती क्या है, इनकी क्या क्या टेक्निक्स हैं, और फिर हम अपने टॉपिक्स पे यानी कि री इंजीनियरिंग पे जाएंगे। तो देखें जी, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में क्या आता है। ऑल द मॉडिफिकेशंस एंड अपडेशंस डन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। आपने एक दफा अपना सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर या एंड यूजर को हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद जो आप कह लो कि डिप्लॉयमेंट के बाद उस सॉफ्टवेयर में आपने कोई भी चेंजेस करनी है, या पहले से मौजूद फंक्शनैलिटीज को अपडेट करना है। चेंजेस ये हो सकते हैं कि नई चीज इसमें ऐड करनी है। अपडेट ये कि जो पहले से मौजूद है उसके कुछ कह लो कि उसको फाइन ट्यून करना है या रिफाइन करना है। तो इस चीज को कहते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है। और ये हर सॉफ्टवेयर का कह लो कि एसडीएलसी का बुनियादी हिस्सा है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर बना दिया और डिलीवर कर दिया, नहीं। आप देख लो, कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देख लो जो पब्लिकली अवेलेबल है, या इवन के आप किसी से परचेज करते हो, जैसे कि कोई पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, उनकी जो है ना टाइम टू टाइम 6 मंथ के बाद, 8 मंथ के बाद, ईयर के बाद कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। और उसके थ्रू फिर वो आपको कहते हैं कि अगर आप हमें इतने पे करते हो तो हम आपको ईयरली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि जितनी मेंटेनेंस वगैरह आ रही है। क्योंकि हमने परचेज किया हुआ है अपने ये डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए, कैंडेला के नाम से, मैं अक्सर बताता रहता हूँ, तो हमें पता है कैसे काम करते हैं वो। ये आपको मेंटेनेंस की ना तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये 2 महीनों के चार्ज करते हैं। उस दौरान आपको कोई भी मसला है तो वो वीडियो के लिंक के थ्रू या टीम व्यूवर के थ्रू जो है आपको मसला भी सॉल्व करते हैं। और जितनी भी उस अरसे के दौरान कोई अपडेट अपडेट वगैरह आती है, कोई मॉड्यूल अपडेट होता है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये हर सॉफ्टवेयर का जो है ना कह लो कि बुनियादी पार्ट है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अच्छा, मेंटेन करने के हम काफी सारे रीजन हैं। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हाई मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, कि मॉडिफिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है, या दूसरा मेंटेनेंस क्यों रिक्वायर्ड है। देखिए जी, पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, या वजह क्या है, मार्केट कंडीशंस। आपको पता है कि लेट्स से कि मैं अभी पॉइंट ऑफ सेल के सिस्टम की ही एग्जांपल ले रहा था। आपने अपना कोई पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बना के लॉन्च कर दिया, काफी सारे कस्टमर को दे दिया, लेकिन अब लेट्स से मार्केट में आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपने कुछ फंक्शनलिटीज को मुतारिफ करवाया। तो लेट्स से कि आपका कंपटीटर है, उसने जो है ना एक नया पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लॉन्च किया, और उसमें आपसे ज्यादा फंक्शनलिटीज हैं। तो फिर आपकी मजबूरी है कि आप अपने आप को जो है ना टाइम के साथ कंटिन्यू करोगे। आप क्या करोगे, नहीं यार मेरी भी मजबूरी बनेगी कि मैं अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके इसमें फला फला चीजें शामिल करूँ। लेट्स से कि अभी रिसेंटली एफबीआर ने जो है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पे जो है ना इनवॉइस इंटीग्रेशन का कह दो कि सिस्टम मुतारिफ करवाया है। अभी हमारे सिटीज में तो नहीं है, लेकिन जितने भी सिटीज में, बिग सिटीज में चले जाओ, बड़े बड़े मेगा मॉल्स में, तो लाजमी हो गया है कि आप अपने सॉफ्टवेयर में जो है ना एफबीआर की इनवॉइस का जो है ना नंबर वगैरह देते हो, और जो टैक्स वगैरह होता है तो फिर वो सीधा एफबीआर के अकाउंट में जाता है, ना कि जैसे अब पहले वाले कर लेते थे कि वो आप अपने पास रख लेते थे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नहीं पेश कर देता। अब इस तरह का नहीं है। तो जितने बड़े बड़े मशहूर सॉफ्टवेयर बनाने वाली फर्म्स ने उसमें फौरन इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर लिया, ताकि हम जो है ना, क्योंकि अभी इस पर चेक एंड बैलेंस काफी सकता है, नहीं शामिल करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो मार्केट से आउट हो जाएगा। तो इस तरह की काफी कंडीशन हो सकती है, मार्केट टू मार्केट बेस कर सकती है। पहली कंडीशन हमने देख ली। तो देखिए जी,
पॉलिसीज, या भी पॉलिसी मैंने बात की जैसे कि हमने टैक्सेशन वगैरह को हमने अलाउ किया है, विच चेंजेस ओवर द टाइम सच एज टैक्सेशन एंड न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कॉन्स्ट्रेंट, कुछ नई चीजें कैसे, हाउ टू मेंटेन बुक कीपिंग। पहले आपने सिंपल जो है ना कह लो कि लोकल स्टोरेज में डेटाबेस बनाने की सहूलत दे रखी थी अपने सॉफ्टवेयर में। अब आप क्या कर रहे हो कि सर्वर बेस्ड या क्लाउड बेस्ड जो है ना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि आप क्लाउड पे भी अपना डेटाबेस स्टोर कर सकते हो डेली की जितनी भी ट्रांजेक्शन। तो बुक कीपिंग में चेंज आया है, तो फिर मुझे आपने इस चीज को एज मॉडिफिकेशन लॉन्च कर दिया। अच्छा, दूसरी बात है क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। अब ये तो था कि आपने मार्केट के साथ कंपीट करना था, इसलिए आपकी मजबूरी थी कि अपना सॉफ्टवेयर को मेंटेन करो, मॉडिफाई करो। अब क्लाइंट भी रिक्वायर कर सकता है ना, क्लाइंट को अपने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, उसने कुछ अर्सा चलाया, उसको फील हुआ कि नहीं यार ये चीज में मिसिंग है, या जिस तरीके से मैं चाह रहा था ना उस तरीके से चीज बनी नहीं है, तो क्या क्लाइंट क्या करेगा, आपके साथ डायरेक्ट, आपसे मुराद है प्रोग्रामर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है, या अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे के थ्रू कि यार इसमें ये चीजें मुझे ना चेंजेस में चाहिए, तो वो आप तक पहुंचेगी, तो आपकी फिर आप क्या करोगे कि उसको मॉडिफाई करोगे या अपडेट करोगे। इस तरह होस्ट मॉडिफिकेशन है। होस्ट मॉडिफिकेशन क्या है कि जिस मशीन पे, लेट्स से अभी मैं अपने कंप्यूटर की बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, लेट्स से अभी मैं कहता हूं कि विंडोज एक्सपी मैंने रन किया हुआ है, चलाया हुआ है, तो आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने काफी अर्सा पहले इवन के विंडोज 7 की भी सपोर्ट बंद कर दी है। तो अब आप नया आपके पास जो पुराना सॉफ्टवेयर था, लेट्स से मैं कहता हूं कि अडोब का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अडोब 2021 है मेरे ख्याल में, 23 है, ये मैं चलाना चाह रहा हूं, और मेरे पास इंस्टॉल है विंडो एक्सपी या विंडो 7, या इस तरह मैं कह लेता हूं कि मैं चलाना चाह रहा हूं अडोब 7, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, और मेरे पास विंडोज इंस्टॉल्ड है लेट्स से विंडोज 11, दोनों तरीकों से हो सकता है। तो अगर मैं इसको इंस्टॉल करूंगा वो एरर दे देगा कि यार ये जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये मेरे उससे बाहर है, मेरे कंपैटिबल नहीं है। हाँ, अगर आप चाहो तो रन कर सकते हो, लेकिन मैं गारंटी नहीं देता कि मेरी सारी फंक्शनैलिटी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करेगी। या आप क्या कहते हो कि आपके पास लेट्स से एंड्रॉइड 11 है, और आप कोई ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की कोशिश करते हो जिसकी रिक्वायरमेंट एंड्रॉइड 13 है, तो वो आपके सॉफ्टवेयर में नहीं चलेगी। इसी तरह कुछ पुरानी एप्लीकेशंस आप चलाओ तो वो फौरन से एरर देता है आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में रन होके, कि दिस ऐप वाज बिल्ट फॉर एन ओल्डर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। ये बड़ा कॉमन सा वो है कि आपके पास अब अपडेटेड है, और ये जो एप्लीकेशन बनाई गई थी ये पुराने वर्जन के लिए बनाई गई थी, तो ये जब तक नहीं चलेगी तब तक आप इस एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करोगे। तो जिस जिस अब मशीन पे या जिस हार्डवेयर पे आप अपनी उसको रन कर रहे हो ना, हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट करना बंद कर दे, फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट करो। ये रोज अपडेट आ रही होती हैं, अब आप क्यों आ रही होती है, इसी वजह से आ रही होती है कि रोज ब रोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड्स इंप्रूव हो रहे हैं, हार्डवेयर चेंज हो रहा है, आपको मजबूरी बन जाती है कि आप इतने सारे हार्डवेयर के साथ जो है ना अपनी एप्लीकेशन को कंपेटिबल बनाओ, और फिर यही तरीका है कि उनके कोड वगैरह शामिल करो और अपडेट पे अपडेट रिलीज करो। तो इसलिए इतनी ज्यादा आप देखते हो कि पेनल्टी ऑफ 20 ऑफ जो है ना अपडेट्स आ रही होती है। अच्छा, इस तरह ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस है कि ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने लेट्स से सिर्फ पहले काम वो करती थी, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सैनिटरी का, कोई सॉफ्टवेयर था आपने बना के दिया तो सैनिटरी का काम करता था। रिसेंटली उसने जो है सोलर सिस्टम शुरू कर दिया बेचना बेचना, तो देखो इसके अब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आ गई है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ गया है, उसने कोई नया बिजनेस एक्वायर कर लिया है, तो फिर आपको वो बुला के कहेंगे कि हमने अब नया बिजनेस अपने आप में शामिल कर लिया है, तो आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को चेंज करो ताकि हम जो है ना अपनी बाकी चीजों को भी इंक्लूड कर सकें। तो अब देख लेते हैं क्या है, if there is any business level change at client end such as reduction of organization strength, हाँ रिडक्शन भी हो सकती है, लेट्स से पहले उसके पास 5-6 बैक वक्त वो काम देख रहे थे, अब उन्होंने काम करके 3 कर दिए हैं, 3 कैटेगरी के काम कर दिए हैं, तो उस रुपये वो कहेगा जब मुझे 2 की जरूरत ही नहीं है कि क्यों मेरे को करूं, तो आप वो आपको कहेगा कि आगे इसको मॉडिफाई कर दो, बिल्कुल पॉसिबल है। या किसी नया बिजनेस एक्वायर कर लिया, देखो वेंचरिंग इनटू न्यू बिजनेस, ये भी हो सकता है, तभी जो है ना आपके सॉफ्टवेयर को चेंज होने की जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कुछ कह लो कि रीजंस थी कि क्यों आप सॉफ्टवेयर को अपडेट या मॉडिफाई करते हो। तो आप देखते हैं कि मेंटेनेंस की टाइप्स कितनी है, अभी तो हम देख रहे थे ना, मेंटेनेंस में चीज आती है कि मॉडिफिकेशन प्लस अपडेशन। तो अब हम देखेंगे कितने टाइप्स की मेंटेनेंस होती है जिसमें आप मॉडिफाई या अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर को। तो देखें पहले नंबर पे है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस का नाम ही बता रहा है कि ऐसी मेंटेनेंस जो सॉफ्टवेयर को करेक्ट करने के लिए की जा रही है। क्या मुराद है, लेट्स से कि आपने डिलीवर कर दिया था, तो एंड यूजर ने कोई एरर वगैरह या बग वगैरह फाइंड कर लिया जो आपकी टेस्टिंग टीम से फाइंड नहीं हुआ था, तो वो आप फीडबैक देगा कि इसमें ये एरर है, तो फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आप उस एरर को रेक्टिफाई करके नई रिलीज करो। तो वो आपने रेक्टिफाई किया, उसको रिमूव किया और फिर नया सॉफ्टवेयर का वर्जन रिलीज किया। ये सबसे कॉमन जो है ना करेक्टिव मेंटेनेंस है, कि कोई बग आता है, प्रोग्रामर या डेवलपर उसको डीबग करके उसका कोड जो है ना क्लियर करके दोबारा से नया अपडेटेड वर्जन लॉन्च करता है। फिर अडेप्टिव मेंटेनेंस है हमारे पास। देखो रोज बरोज आपको पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। अभी लेट्स से अडोब की एग्जांपल ले लेते हैं।
आज से एक साल आध साल पहले जो है ना बिल्कुल सिंपल सी एडोब की एप्लीकेशन थी, मोबाइल में आप ओपन करते थे, एडिटिंग वगैरह कर लेते थे। लेकिन अभी रिसेंटली जो है ना एआई का बहुत तूफान आ गया है, तो एडोब ने उस चीज को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। क्या उसने एआई बेस्ड वो जो क्या कहते हैं उसको कमांड वगैरह देते हैं, अब एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता, वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड कर दिया है। क्या आप इसको लिख के बताओ कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, प्रॉम्प्ट्स वो कहते एआई हैं। के थ्रू, हाँ प्रॉम्प्ट्स कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो आपको बना के दे रहा है। तो इस तरह की चेंजेस अडेप्टिव मेंटेनेंस की, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपने प्रोडक्ट को चाहते हो कि वो उन्हीं के साथ साथ चेंज हो ताकि वो अप टू डेट रहे। तो इस तरह की जो मेंटेनेंस होती है वो अडेप्टिव मेंटेनेंस में आती है। अच्छा, परफेक्टिव मेंटेनेंस। अब इसमें परफेक्टिव मेंटेनेंस में ये नहीं है कि कोई एरर आ गया तो इस वजह से आप कर रहे हो, वो तो करेक्टिव में आ गया था। लेकिन अब वैसे ही आप चाह रहे हो कि जैसे जैसे टाइम हो रहा है ना, मैं नई नई इसमें फंक्शनलिटीज ऐड करूं। अच्छा, कोई न्यू आप क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट आ रही है हमारे यूजर से कि इसमें ये चीज होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने अगर कोई आइकन बेस्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, तो काफी सारे आइकन इसमें होते हैं, आप किसी थीम लॉन्चर वगैरह के थ्रू उसको अप्लाई करते हो अपने मोबाइल में, वो हो जाते हैं। लेकिन कुछ आपकी एप्लीकेशन होती हैं जो लेस नोन होती हैं, जैसे इजी पैसा है या जैज कैश है, सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो उसका हो सकता है कि वो आइकन जो है ना उसने डेवलप ना किया हो, तो उस एप्लीकेशन में एक पोर्शन होता है रिक्वेस्ट एंड आइकन के नाम से, कि आप जो है ना एप्लीकेशन वगैरह की डिटेल दो, और फिर वो क्या करेगा, डेवलपर जो उसको देखेगा, अगर वो उसके लिए फिजिबल हुआ तो नेक्स्ट अपडेट में जो है ना उसका आइकन रिलीज कर देगा, ताकि वो भी जो है ना आपके कंप्यूटर मोबाइल में जाके ना आइकन चेंज हो सके। तो इस तरह की परफेक्टिव मेंटेनेंस जो अपनी एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखने के लिए, न्यू फीचर्स ऐड करने के लिए, या यूजर की न्यू रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो रिलीज की जाती है, उसको हम बोलते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। और एक लास्ट हमारे पास है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो देखो अभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अभी आपके सॉफ्टवेयर में एरर नहीं आया होता, लेकिन आप फील कर रहे होते हो कि यार जिस उस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस आ रही हैं या हार्डवेयर में चेंजेस आ रही हैं, माइट भी पॉसिबल कि फ्यूचर में जो है ना मेरे एप्लीकेशन के अंदर ये एरर आ सकता है। तो आप जो है ना पहले से ही उसका तोड़ करके जो है ना कह लो कि अपडेट रिलीज कर देते हो, ताकि जब वो फ्यूचर में वो चीज आए तो आपके पास जो है ना उसका कोई एरर ना आए। लेट्स से मैं भी एग्जांपल दे देता हूँ कि पिछले दिनों ही माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि विंडोज 7 जो है ना उस पर हम सपोर्ट एंड कर रहे हैं। तो आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे, आपको पता चल गया कि यार 2 3 4 माह 5 माह के बाद जो है ना विंडोज 7 पे सपोर्ट बंद हो जाएगी, तो मेरा सॉफ्टवेयर हो सकता है ना चले। तो अपने फौरन से चेंजेस वेंजेस करके अपनी रिक्वायरमेंट जो है ना मिनिमम विंडोज 8 करके दोबारा से विंडोज स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन डाल दी। अब जब विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वालों ने स्कैनिंग की कि कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स विंडोज 7 है, तो मैं इनको अपने ऐप स्टोर से डिलीट कर देती हूँ। तो उन्होंने देखा कि नहीं, अब कुछ थी जिनको उड़ा दिया, लेकिन इसकी क्योंकि 8 हो चुकी थी तो इसको शामिल किया गया, अभी भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो उस वक्त जब ऐलान किया गया था तो आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आपने फील किया कि फ्यूचर में ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रिवेंटिव, एहतियाती तदबीर जैसे आप कहते हो, तो आपने एहतियात के तौर पे जो है ना उस चीज को अपने अंदर पहले ही शामिल कर लिया ताकि फ्यूचर में आपके लिए मसला ना हो। तो इस तरह की मेंटेनेंस को, इस तरह की वजह से जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ये कुछ टाइप की मेंटेनेंस है हमारे पास। अच्छा, अब हम चलते हैं री इंजीनियरिंग की तरफ। ओ यार, ये क्या हुआ है? ठीक है, ये इधर तो शो हो रहा है, मैं एक मिनट इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा ना रिफ्रेश करता हूँ। हाँ जी, अब आप देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है री इंजीनियरिंग का, कि री इंजीनियरिंग क्या होती है। अच्छा, देखो जी, क्या है कि मैं इसका मेन थीम बता देता हूँ कि आपके पास जो है ना एक एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में या इंस्टॉल्ड फॉर्म में मौजूद है, यानी कि आपके पास उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। बहुत कॉमन सी चीज है। लेट्स से मैं व्हाट्सएप की बात कर लेता हूँ। व्हाट्सएप आपने इंस्टॉल की हुई है, लेकिन आपके पास उसका सोर्स कोड तो नहीं है ना, वो तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के पास है। तो आप क्या करते हो, आप जो है ना कुछ टूल्स इसके हमारे पास काफी सारे जो हमारे इस काम में हेल्प करेंगे, लेकिन आप क्या करोगे, आप इसको जो है ना किसी तरीके से इसका जितना भी बंडल है उसको ओपन करोगे, देखोगे इसके अंदर क्या क्या चीज है। अच्छा, ये फलां क्लास है, फलां प्रोग्राम है, फलां फंक्शन है, फलां लाइब्रेरी फाइल है, फलां हेडर फाइल है। वो कुछ टूल्स हैं जिसको ओपन कर देते हैं, आप देख सकते हो, लेकिन वो होते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, 0 और 1 की फॉर्म में। फिर कुछ ऑब्जेक्ट टूल्स हमने बनाए हुए हैं जो पॉसिबली
इस ऑब्जेक्ट कोड को जो है ना सोर्स कोड में चेंज करते हैं। अच्छा, अगर ये ना भी कर सके ना तो कम से कम क्लासेस वगैरह को देख के जो आपके पास आएंगी या उसका स्ट्रक्चर आएगा, आप एक मॉडल बना लोगे कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर जो है ना इसी तरह से बना। लेट्स से अगर मैंने क्लासेस वगैरह देखी, एक क्लास मुझे मिली चैट की, अच्छा दूसरी क्लास लेट्स से मुझे मिली ग्रुप्स की, तीसरी लेट्स से मुझे मिली लॉगिन की, इस तरह से तीन, मैं तीन ही कहता हूँ। तो आप एक मॉडल बना लोगे, कहता है अच्छा यार इस प्रोग्राम में ना तीन कह लो कि हमारा हमने यूज केस बनाया, या तीन तरह से जो है ना मैं कहूंगा एंटिटीज बनाई मैंने। एक चैट की एंटिटी होगी जिसको सारा डेटाबेस होगा, अलग से टेबल वगैरह बनेगा। एक मैं कह दूंगा जी ग्रुप्स का होगा, और एक स्टेप मैंने कह दिया लॉगिन वगैरह का पेज बनाऊंगा। तो पहले मैंने उसको देखा खोल के उसके अंदर क्या क्या चीज है, फिर उससे मैंने मॉडल बनाया। और आप मॉडल जब आप बना लोगे तब आपके पास समझ आ जाएगी कि अच्छा एक्चुअल एप्लीकेशन आप बनेगी कैसे। क्यों? क्योंकि आप पहले भी ऐसे ही करते हो। जैसे क्लाइंट आपके पास आता है कि मुझे फला फला चीज बना दो, तो आप जितना कुछ उसके हिसाब से समझते हो तो एक मॉडल ही तो डिजाइन करते हो जिसे एसआरएस कहते हैं कि सॉफ्टवेयर उसकी ये रिक्वायरमेंट्स है, ये चीजें होनी चाहिए। तो ये जो मॉडल मैंने बनाया था ये बिल्कुल इसी तरह था। तो उसमें ये था कि पहले ही सबसे पहले आपके पास ये मॉडल आ गया था जिसको देख के फिर आपने बाकी काम एसडीएलसी के थ्रू कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। लेकिन अब काम उल्टा था, आपके पास एक चलता फिरता सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर आपने डिग करके एक दोबारा से मॉडल बनाया, यानी कि रिवर्स आप पहले चले हो। तो और फिर जब आप उसके पास मॉडल के पास पहुंच गए हो, फिर आप जो देखोगे अच्छा ये चीज है, उसके बाद फिर आप जैसे बाकी सॉफ्टवेयर बनाते हो, जैसे आपके पास एक एसआरएस आ जाता है, फिर दोबारा से आप वो करते हो। तो री इंजीनियरिंग में ये सारे काम होते हैं। एक आपके पास कोई एप्लीकेशन आएगी या सॉफ्टवेयर आएगा, उसको आप अच्छे से उसकी फंक्शनैलिटीज को या उसकी कह लो कि स्ट्रक्चर वगैरह को आइडेंटिफाई करोगे कैसे बना है, एक मॉडल बनाओगे, और उस मॉडल के बाद दोबारा से उसको डेवलप करोगे। अच्छा अब ये कि सर ऑलरेडी जो आपके पास एक सॉफ्टवेयर चलता फिरता मौजूद है, ये सारे काम करके इतने मुश्किल काम करके हमने बनाना तो दोबारा से वही है, तो क्या इसकी जरूरत क्या पेश आई? इसकी जरूरत ऐसे पेश आई कि लेट्स से आपके पास एक चलता फिरता सॉफ्टवेयर ठीक है मौजूद है, लेकिन जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो चल रहा है ना, सून उसने उसकी अंदर जो कुछ ऐसी चीजें थी उसकी सपोर्ट वो बंद कर रहा है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरा पहले बना हुआ था जावा उसमें एंड्रॉइड में, और एंड्रॉइड के अंदर जो जुबान यूज हुई थी वो जावा थी। तो आपको पिछले दिनों पता होगा 2-4 साल पहले जावा ऑब्सलीट करके बड़ा इनका सन माइक्रो सिस्टम का और गूगल का इशू चलता रहा है। तो जावा वालों ने जो है ना सपोर्ट बंद कर दिया। आप एंड्रॉइड जो कर सकते हो, लेकिन ऑफिशियली जो है ना गूगल ने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुतारिफ करवा दी है 3 साल 4 पहले, जिसको कोटलिन बोलते हैं। अब आप जितने भी प्रोग्रामिंग सॉरी एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हो वो कोटलिन में करते हो। पहले जावा में किया करते थे, लेकिन आप जावा से वो निकाल दिए। तो बिल्कुल सिर्फ एग्जांपल है, आपके पास एंड्रॉइड एप्लीकेशन है लेकिन वो जावा में बनी हुई थी और आपके पास कोई सोर्स कोड भी नहीं था। आप कह रहे हो यार इसकी फंक्शनलिटी बिल्कुल ठीक है, सारा काम मेरे कर रही है, लेकिन अब मसला ये है कि मैं इसको जावा में ही बना के जो है ना प्ले स्टोर पर लेट्स से नहीं डाल सकता, इसको अपडेट नहीं कर सकता, या मैं और भी कुछ तरह के हो सकते हैं कि अब गूगल शर्त लगा दी कि कोई प्ले स्टोर पे आएगी तो वो कोटलिन में डेवलप हुई होगी, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको प्ले स्टोर पर डालूं ताकि बंदे भी यूज करें, लेकिन मेरे पास सोर्स कोड नहीं है। तो आपके पास आएंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, अच्छा ये इस तरह से बनी होगी, इसके अंदर ये चीजें आई होगी, तो आप बिल्कुल से सारा डिजाइन करोगे। आपके पास जब वो आ जाएगी फिर आप उसको अगेन बनाओगे, लेकिन इस दफा आप किसी और लैंग्वेज में बना रहे हो, लेट्स से कोटलिन में बना रहे हो। तो री इंजीनियरिंग इस पर्पज के लिए की जाती है कि बेशक आपके पास एक चीज होती है, आपने उसकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं करनी, लेकिन आपने उसको प्रोग्राम को दोबारा से एप्लीकेशन को दोबारा से राइट करना है, प्रोग्राम करना है किसी नई लैंग्वेज में या किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ एआई बेस करनी है, ये उस तरह कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज होती है उसको हम री इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग है क्या। तो देखो जी, व्हेन वी नीड टू अपडेट द सॉफ्टवेयर, अभी क्योंकि हम मेंटेनेंस में आ रहे हैं तो अपडेट की बात हो रही है कि ये भी एक मेंटेनेंस की टाइप है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग जो है, कि हमने अपडेट करना है। तो अपडेट का लफ्ज आ रहा है, टू कीप इट द टू द करंट मार्केट, के वो कंपटीशन में रहे विदाउट इम्पैक्टिंग इट्स फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी को मुतासर नहीं करना, उसके अलावा चेंजेस करनी है। तो इस तरह की चेंजेस को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। अब इसमें होता क्या देखो, इट इज अ थोरो प्रोसेस वेयर द डिजाइन से मुराद है वही जिसको देख के आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाते हो। डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर इज चेंज्ड एंड प्रोग्राम्स आर री रिटन, प्रोग्राम को दोबारा से लिखा जाता है। लेगेसी सॉफ्टवेयर क्यों किया जाता है कि पुराने सॉफ्टवेयर जो है कैन नॉट कीप ट्यूनिंग विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ठीक तरह से काम नहीं कर रहे होते। तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि जो ऑब्सलीट को हो रहा है, एज द हार्डवेयर बिकम ऑब्सलीट अपडेटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर बिकम हेडेक। तो आप सॉफ्टवेयर आप नए आ गए हैं, बड़े एडवांस आ गए हैं, जैसे थोड़ा सा पहले 32 बिट तक चलता था, आप जितनी भी एप्लीकेशन बना रहे थे ठीक है चलती थी। अब 64 आ गए, तमाम की तमाम चीजें 64 बिट में ही, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, बाकी कंपाइलर शंपाइलर सारे। लेकिन अभी आप पकड़े बैठे हो कि नहीं भाई मैंने तो 32 बिट में एप्लीकेशन बनाई है, उसी को अपडेट करना है। थोड़े अर्से के बाद आप प्रोसेसर उसको सपोर्ट बंद कर देगा, फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आप दोबारा से इस कोड को
बिल्कुल नए तरीके से 64 बिट के हिसाब से लिखो। तो ये इस तरह की एग्जांपल जो री इंजीनियरिंग में आती है। अच्छा, इसके एग्जांपल देखिए, देखो फॉर एग्जांपल इनिशियली यूनिक्स वाज डेवलप्ड इन असेंबली लैंग्वेज। जो पहले पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था वो असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो सबसे लो लेवल लैंग्वेज थी वो असेंबली लैंग्वेज ही थी। लेकिन थोड़ा से पास सी लैंग्वेज आ गई, बड़ी कह लो कि हाई फाई लैंग्वेज उस दौर के हिसाब से। अभी भी है, जितने भी लो लेवल कोड है अभी भी सी में ही किए जाते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के। वेल लैंग्वेज सी कैम इनटू एग्जिस्टेंस, जब सी मुतारिफ करवाई गई, यूनिक्स वाज री इंजीनियर्ड। देखो यूनिक्स पहले भी काम कर रहा था और बिल्कुल ठीक कर रहा था, लेकिन आपने कहा कि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इसके मुताबिक अब अडॉप्ट करवाऊंगा। तो यूनिक्स को री इंजीनियर किया गया सी में, बिकॉज वर्किंग इन असेंबली लैंग्वेज वाज डिफिकल्ट। बिल्कुल जी, अगर आपने किसी ने असेंबली लैंग्वेज में कोड किया तो आपको पता होगा उनके निमोनिक्स वगैरह और ये कमांड्स वगैरह काफी टफ है, और उसके मुकाबले में सी हमारे पास उस वक्त बहुत ज्यादा एडवांस थी। Sometimes programmer notice that a few part of software need more maintenance than others and they also need re-engineering। कुछ जरूरी नहीं है कि सारे का सारा सॉफ्टवेयर करना हो, कुछ मखसूस पार्ट्स होता है उसको आप री-इंजीनियर भी कर लेते हो। लास्ट में ये बताया गया। अब हम देखेंगे कि री-इंजीनियरिंग होती कैसे है। तो देखो आपके पास एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसकी री-इंजीनियरिंग करनी है। आप कैसे करोगे? पहला स्टेप होगा रीस्ट्रक्चरिंग। आप उस सॉफ्टवेयर को रीस्ट्रक्चर करोगे। अब रीस्ट्रक्चर क्या होता है इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद आप फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करते हो, और उसके सिलसिले में आपके पास री इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपको अचीव होता है। अब हम बारी बारी देखेंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, रीस्ट्रक्चर क्या है और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या है। अभी रिवर्स इंजीनियरिंग की एग्जांपल मैंने आपको उसी में दे दिया री इंजीनियरिंग में, कि आप सॉफ्टवेयर आपके हाथ में मौजूद है, उससे आप डिजाइन की तरफ जा रहे हो, बैक जा रहे हो, ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। फिर जब डिजाइन मिल जाएगा उसमें आप थोड़ी बहुत चेंजेस करोगे, क्या कोई डाटा स्ट्रक्चर आपने चेंज करना है, डेटाबेस का टाइप चेंज करना है, इस तरह की कुछ चीजें, लेकिन फंक्शनैलिटी इससे मुतासिर ना हो, वो आपकी हो गई। उसके बाद आप दोबारा से इसको बनाओगे सॉफ्टवेयर को नई लेट्स से नई लैंग्वेज में, तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। और ये जो डेटाबेस वगैरह चेंज करना था इसको कहेंगे रिकंस्ट्रक्टिंग। तो हम बारी बारी देख लेते हैं होता क्या है। तो देखिए जी, रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या है। प्रोसेस टू अचीव सिस्टम स्पेसिफिकेशन। सिस्टम स्पेसिफिकेशन से मुराद है एसआरएस या कोई क्लास डायग्राम, सबसे बेसिक लेवल पे यूज केसेस, इस तरह की कोई चीज, ये सारी सिस्टम स्पेसिफिकेशन में आ जाती है। वो कह रहा है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सिस्टम स्पेसिफिकेशन को अचीव करते हो। कैसे? बाय थॉरोली एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो आपके पास एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर मौजूद है उसको समझते हो, एनालाइज करते हो और अपने हिसाब से एक एसआरएस डिजाइन करते हो। दिस प्रोसेस कैन बी सीन एज रिवर्स एसडीएलसी मॉडल। इसी को आप ये भी कह सकते हो कि एसडीएलसी मॉडल है लेकिन रिवर्स में चल रहा है। कैसे? क्या भी डिप्लॉय हुआ है तो आपने इससे पीछे जाना है, एनालिसिस करना है, कोडिंग को देखना है कि कोडिंग इसमें कैसे हुई होगी, और एट द एंड जो है ना फिर आपने डिजाइन पे पहुंचना है कि डिजाइन कैसे इसका हुआ था। अच्छा, दैट्स इट। वी ट्राई टू गेट हायर एब्स्ट्रैक्शन लेवल, यानी कि ऊपर जा रहे हो। देखो हायर एब्स्ट्रैक्शन लेवल से मुराद है कि ये इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, ये सबसे बड़ा एब्स्ट्रैक्शन लेवल है। इसमें आपको कुछ नहीं पता होता कि काम, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं कि आपसे डिटेल छुपानी है, कि आपको कुछ नहीं पता कि काम कैसे हो रहा है। हाँ ये पता है कि बस काम हो रहा है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार ये लॉगिन का बटन, मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, मैं लॉगिन हो जाता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि पीछे इसके पीछे लॉजिक क्या लगी हुई, तो ये एब्स्ट्रैक्शन है। तो जो यूजर इंटरफेस है वो आपके पास सबसे हाईएस्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन होती है। या जो आपके पास एसआरएस होता है कि जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि ये फंक्शनलिटीज मुझे चाहिए, ये नहीं लिखा होता कि किस लैंग्वेज में बनानी है, कैसे बनानी है, कौन बनाएगा, क्या लॉजिक लगेगी, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर, कौन सा डेटाबेस, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। तो ये कह रहा है कि आपके पास एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर मौजूद है, उससे आप हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन तक जा रहे हो, यानी कि एसआरएस तक जा रहे हो। एन एग्जिस्टिंग सिस्टम इज प्रीवियसली इंप्लीमेंटेड डिजाइन। जाहिर है जब प्रीवियसली आपने सिस्टम बनाया था कोई ना कोई तो डिजाइन होगा, कोई ना कोई तो एसआरएस डॉक्यूमेंट होगी, अबाउट विच वी नो नथिंग। और उसके हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारे पास सिर्फ चलता फिरता सॉफ्टवेयर है, उसका कोई जो डिजाइन था वो हमें नहीं पता। डिजाइनर देन डू रिवर्स इंजीनियरिंग। तो डिजाइनर यानी कि जो ये काम कर रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग वाला, वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं बाय लुकिंग एट द कोड, कोड को देखते हुए, एंड ट्राई टू गेट द डिजाइन, और इस डिजाइन को यानी कि एसआरएस वगैरह को हासिल करने की कोशिश करते हैं विद डिजाइन इन हैंड। और एक दफा इनके हाथ में डिजाइन आ जाता है, देन ट्राई टू कंक्लूड द स्पेसिफिकेशन। फिर आप उसकी स्पेसिफिकेशन यानी कि वही एसआरएस, एट द एंड आपकी बात हो रही है, एट द एंड आपने एसआरएस तक पहुंचना। Thus going in reverse from code to system specification, यानी कि कोड आपके पास था, उसको एनालाइज करते करते आपने डिजाइन बनाया और डिजाइन से अल्टीमेटली आप स्पेसिफिकेशन की तरफ चले गए। बिल्कुल रिवर्स
उसी मत में ये प्रोसेस चल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। देखो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, रिवर्स इंजीनियरिंग आप करोगे स्पेसिफिकेशन तक पहुंच जाओगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब प्रोग्राम रिस्ट्रक्चरिंग में क्या आता है? अभी जैसे मैंने लैंग्वेज की जुबान दी, एग्जांपल दी थी, जावा में है। जावा अब पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी एप्लीकेशन जावा में लिख के प्ले स्टोर पे नहीं अपडेट की जा सकती है। आपकी मजबूरी बन गई कि फंक्शनैलिटी सेम रहे लेकिन लैंग्वेज चेंज हो जाए, लेट से कोटलिन हो जाए। तो सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने अभी दी आपको रिकंस्ट्रक्टिंग की। अच्छा, इस तरह आप पहले आप डेटाबेस यूज कर रहे थे, लेट से MySQL, आपका डेटाबेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, इसमें पूरा नहीं आ रहा, तो लेट से आप यूज करना चाहते हैं MongoDB। फंक्शनलिटी आपकी सेम रहेगी लेकिन आपका जो डेटाबेस है वो कहीं और चल जाएगा। सूरत में भी आप इसको भी हम रिस्ट्रक्चरिंग में ले सकते हैं। तो देखो जी क्या है, इट इज द प्रोसेस टू रिस्ट्रक्चर एंड रिकंस्ट्रक्ट द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। इट इज ऑल अबाउट रीअरेंजिंग द सोर्स कोड। सिर्फ और सिर्फ सोर्स कोड को रीअरेंज करना है, उसमें से कोई चीज खत्म नहीं करनी। आइदर इन सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप कर सकते हो, और फ्रॉम वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिफरेंट वन, किसी और में। रिस्ट्रक्चरिंग कैन हैव आइदर सोर्स कोड रिस्ट्रक्चरिंग, सोर्स कोड भी सिर्फ आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, और डाटा या डाटा में भी कर सकते हो, और बहुत दोनों में। यानी कि जो डाटा यूज कर रहा है आपका लेट से डेटाबेस, उसमें आप चेंज कर सकते हो, सोर्स कोड में कर सकते हो। लेट से फंक्शन का नाम पहले था कोई कुछ भी था, आपने चेंज करके कोई और नाम रख दिया, ये एक है। इफ एल्स वगैरह कंडीशन लगी हुई थी, लॉजिक पुअर थी, आपने सही करके लिख दी, फंक्शनलिटी सेम रहेगी। पहले भी वो काम तो कर रहा था लेकिन आप थोड़ा सा फाइन ट्यून कर रहे हो, दोबारा से स्ट्रक्चर कर रहे हो। Restructuring does not impact the functionality of the software। ये मैं बता रहा हूँ, फंक्शनलिटी वही रहेगी जो पहले थी, बट इनहांस रिलायबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी को और मेंटेबिलिटी को बढ़ा देती है। प्रोग्राम कंपोनेंट्स विच कॉज एरर्स, कुछ ऐसे प्रोग्राम के कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एरर आ रहा होता है, और वो डिलीवर में भी आप कर चुके हो तो फिर भी आ रहा होता है, तो उनको आप ज्यादा रिस्ट्रक्चर करते हो। तो ये थी हमारे पास रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह। अब हम देखते हैं आखिरी हमारी फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। तो जैसे आप बैक आप गए हो, अल्टीमेटली आपने SRS अचीव कर लिया, तो बाकी चीजें वही है जो आप पहले करते आए हो। SRS आपके पास होगी, प्लानिंग करोगे, प्लानिंग के बाद आप सिस्टम डिजाइन बनाओगे, सिस्टम डिजाइन के बाद आप कोडिंग करोगे, और कोडिंग के बाद आप उसको टेस्टिंग वगैरह करोगे और डिप्लॉय कर दोगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आम SDLC के स्टेप्स है, बस फर्क क्या है कि जो आपके पास इस वक्त डिजाइन स्पेसिफिकेशन मौजूद है वो किसी कस्टमर की तरफ से नहीं आई, आपने खुद सॉफ्टवेयर में से कंक्लूड किए चलते फिरते एक सॉफ्टवेयर में से। तो ये हम, क्योंकि आप दोबारा से फॉरवर्ड सीमत में जा रहे हैं, तो इसको हम इसलिए कहते हैं ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है। तो ये थे हमारे पास कह लो कि जो 4-5 टर्म्स है, री इंजीनियरिंग, रिवर्स, रिस्ट्रक्चरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। इनको एक दफा देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, 1 मिनट में पहले जो है ना, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग को ताकि हमें स्टार्ट करने में आसानी रहे।